नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के क्रम में, जो हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बात कर रहे थे और हम भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 की बात कर रहे थे दोस्तों। और इसी में हम पहला मूल अधिकार क्षमता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ चुके थे। अनुच्छेद और हमारा जो दूसरा मूल अधिकार था स्वतंत्रता का मूल अधिकार, उसकी बात हम कर रहे थे। उसमें भी हम अनुच्छेद 19 पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) में 7 प्रकार की मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था और वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, और 6 प्रकार कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमने बात की विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरा सभा करने की जो है स्वतंत्रता, तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा भ्रमण करने की स्वतंत्रता, पांचवी निवास करने की स्वतंत्रता और छठी व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो आपने ये 6 स्वतंत्रताओं के बारे में पहले काफ़ी डिटेल से हमने कल बात की थी दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20, 21 और 22 की। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 20 की बात करेंगे कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हेडिंग क्या है अनुच्छेद 20 की? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि यदि कोई अपराध होता है तो उसके संबंध में जो दोष सिद्ध होगा उसके संबंध में भी कुछ संरक्षण हमें प्रदान किए गए हैं, जो अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 में 3 धाराएं बताई गई हैं, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2) और 3। तो पहली धारा क्या कहती है? प्रवर्तन विधि के अनुसार दंड का प्रावधान। देखो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि पहली बात तो ये कि अपराध क्या है और दंड किस प्रकार मिलेगा। यानी कि प्रवर्तन विधि के अनुसार दंड का प्रावधान, यानी कि जो कानून लागू है उसी के अनुसार दंड का प्रावधान होगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस समय जो कानून लागू था उसी कानून के अनुसार व्यक्ति को सजा मिलेगी, ना कि नए कानून के अनुसार। मान लो आज रात मध्य रात्रि 12 बजे से पहले यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति का मर्डर कर दिया तो उसके लिए अगर हम कहें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास होगा। और यदि 12 बजे बाद में किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है और रात से एक अध्यादेश जारी हो जाता है सरकार के द्वारा कि आज रात 12 बजे बाद में यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का कोई अपराध किया गया तो उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। तो यदि किसी व्यक्ति ने रात के 2 या 3 बजे किसी का मर्डर किया है तो उस व्यक्ति को फांसी होगी। समझ रहे हैं आप? यानी कि जिस समय जो कानून लागू है, भले ही पुराने जमाने में यदि किसी ने अपराध किया है तो जिस समय जो कानून लागू था उसी के अनुसार आज उसे सजा मिलेगी। यदि आज हमने नया कानून लागू हो गया है, नया कानून सरकार ने बना दिया तो उसके अनुसार सजा का प्रावधान नहीं है। तो ये तो अपना अनुच्छेद 20 कहता है। लेकिन अपराध क्या होगा, अपराध घटित कैसे होगा? देखो दोस्तों, सरकार ने जो विधि का निर्माण कर रखा है, जो कानून बना रखे हैं, यदि आपने उनका उल्लंघन किया तो वही अपराध है। समझना, हमारे भारत में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों एवं जो प्रवर्तन विधि है, जो कानून लागू है, यदि आपने उनका उल्लंघन किया है तो वही अपराध है। यदि आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसके संबंध में किसी कानून का निर्माण किया गया, जिसके संबंध में यदि किसी कानून का निर्माण अभी तक नहीं किया गया तो वो अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। जैसे यहां पर मैं आपको बता दूं, प्रारंभ में एक समस्या आती थी राजस्थान पुलिस या जो विभिन्न प्रकार की, जो हम बात करें, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां थी उनके सामने, हमारे यहाँ पर पहले साइबर सुरक्षा नाम से कोई भी कानून नहीं था। अर्थात आपने किसी ऑनलाइन माध्यम से किसी व्यक्ति को गाली गलौज की, कमेंट किया और कुछ किया तो पुलिस के द्वारा जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था और न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाता था तो पहली बात तो पुलिस ऐसी कार्रवाई करने से बचती थी। इसका कारण ये था क्योंकि इसके संबंध में किसी कानून का प्रावधान नहीं था। लेकिन फिर जब पुलिस ने इसके संबंध में कार्रवाई की और जो अन्य धाराएं थी उनका जब कोर्ट में तर्क पेश किया
तो कोर्ट ने सीधे ये कह दिया कि भाई इसके संबंध में ऑनलाइन इस प्रकार से कोई घटना कारित हो तो उसके संबंध में सजा होगी, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। तो समझ रहे हैं आप। तो इसके बाद में साइबर कानून 2013 काफ़ी कड़े कानून प्रावधान बनाए गए, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ वर्तमान में साइबर कानून लागू है, जो वर्तमान में काफ़ी मजबूत हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपराध का मतलब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरा, एक अपराध के लिए एक दंड का प्रावधान, अर्थात यहाँ मैं बात करूँ तो यदि कोई किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसे एक ही बार दंडित किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए उसे बार बार दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, अब अपराध करते समय वो जेल में था, उसे जमानत नहीं मिली, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फैसला आते आते 3 साल उस व्यक्ति के, 3 साल बाद में कोर्ट का फैसला आता है कि इसको जो है 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, जो 3 साल उसने उस जेल में काटे हैं वो भी काउंट होंगे, अर्थात उसे अब सिर्फ 7 साल ही जेल में रहना है। समझ रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। देखो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जब राजस्थान पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, आप किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ कर लाते हैं, मान लो उसने अपराध भी किया है, आपको भी पता है सारी चीज़ें, लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं है। अब आपने उससे किसी तरीके से आपने उसको बाध्य किया कि भाई तू अपने खिलाफ, स्वयं के खिलाफ गवाही दे, तो आपने उसे बाध्य करके गवाही दे भी दिया, लेकिन ये इसके लिए मना करता है। आपने गवाही ले भी ली, लेकिन उसकी गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होगी, वैध नहीं होगी, क्योंकि आपका अनुच्छेद 20(3) यही बात तो कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की, उससे ज़बरदस्ती कहा कि हाँ भाई, उसने हाँ भी भर ली मारपीट के डर से, लेकिन कोर्ट में जाके वो मुकर गया कि साहब मैंने तो ये कब कहा, मैंने तो कहा ही नहीं साहब, मेरे को ठोका पीटा इसलिए मैंने ऐसा किया। तो उस समय संबंधित पुलिस अधिकारी को डांट पड़ती है कोर्ट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप इस चीज का ध्यान रखें, जब तक हाँ उसने अपने द्वारा जो बयान दर्ज करवाए और उसके आधार पर आपके पास एविडेंस है, तो वो एविडेंस सबूत ही काफी हैं उसे सजा दिलाने के लिए, फिर उसके द्वारा दिए गए बयान की अहमियत नहीं होगी। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने बयान दिया और उसी के अनुरूप जो उसने जिस जिस प्रकार से घटना को कारित करना बताया कि इस समय मैं यहाँ था, इसके बाद मैं यहाँ गया, मैंने इस हथियार का प्रयोग किया, मैंने इसे मर्डर किया और मैंने वहाँ फेंक दिया, तो उस घटना के समय उसके मोबाइल की लोकेशन, नंबर 2 उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए हथियार, उस पर उसके फिंगरप्रिंट, यदि वो जहाँ बताता है उसकी निशानदेही पर जब्त किए जाते हैं, तो वो एविडेंस ही काफ़ी है उसे सजा दिलाने के लिए। तब उसकी जो गवाही, उसके द्वारा दिया गया बयान मैटर करता है दोस्तों। अन्यथा यदि आपको उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तो वो व्यक्ति कोर्ट से बाइज्जत बरी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आप इसका ध्यान रखें। अब लीगली जो एग्जाम्पल्स हैं उसके माध्यम से आप अच्छे से याद रख पाएंगे, उम्मीद करता हूं। आगे बात करें, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, यानी कि किसी भी, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है साहब, उसको अपने प्राण और अपनी देह के संबंध में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन मैं यहां पहली लाइन में क्लियर कर दूं, जीवन जीने का अधिकार यहां प्रदान किया गया है। प्राण के संबंध में यदि आप बात करें कि साहब मरने का अधिकार, जी नहीं, आपको मरने का अधिकार भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है। अब आप कहेंगे सर, एक तरफ तो आप कह रहे हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हम हमारे प्राण हैं, कुछ भी करें। जी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, यही हमारा भारतीय संविधान आपको अनुमति नहीं देता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, तब पुलिस द्वारा उसके खिलाफ आत्महत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी कि उस व्यक्ति को मरने के लिए जिस जिस व्यक्ति ने मजबूर किया है, उन व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। यदि एविडेंस उनके खिलाफ मिल जाते हैं तो ये दोस्तों निश्चित है, मान के चलना कि उन्हें सजा जरूर होगी। जैसा कि वर्तमान में आपको याद है, सुशांत सिंह वाला जो मामला है, उन्होंने आत्महत्या की, किन कारणों से हुई, किन परिस्थितियों में हुई, तो उनके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। तो इस आधार पर आपको मैं बता दूं, एफआईआर मुंबई पुलिस ने दर्ज की है और जांच जारी है। यदि
जो व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ सबूत, जो ठोस एविडेंस अगर मिलते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से सजा मिलेगी दोस्तों। लेकिन अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो उस फाइल को एफआर लगा दी जाएगी, जिसको हम कहते हैं फाइनल रिपोर्ट, अर्थात इसमें कोई भी कुछ सबूत वगैरह एविडेंस नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें जीवन जीने का अधिकार, इसे हम कह सकते हैं आम भाषा में। और ये क्या कहता है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों आप यहां यह समझना कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपने कोई भी अपराध कर दिया है तो साहब कि मेरे को प्राण, आप मुझे फांसी नहीं दे सकते। जी नहीं, यदि आपने अपराध किया है और उसके लिए विधि द्वारा स्थापित यानी कि कानून के द्वारा जो प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, कानून बनाया गया है कि यदि अभी वर्तमान में जैसे हम बात करें पॉस्को एक्ट लागू है और उसमें जो अभी उसमें संशोधन कर दिया सरकार ने, और 12 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियां हैं उनके साथ यदि किसी ने बलात्कार किया किसी व्यक्ति विशेष ने, तो उस व्यक्ति विशेष को उस कुकृत्य के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। अर्थात ये क्या हो गया, विधि यानी कि कानून के द्वारा एक प्रक्रिया स्थापित कर दी, यानी कि कानून बना दिया कि भैया आपने यदि ऐसा कार्य किया तो इसके लिए आपके प्राण हर लिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप दोस्तों, अर्थात उस व्यक्ति को सजा होगी, कोर्ट उसे सजा सुनाएगा। उस स्थिति में आपका अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार के रूप में कार्य नहीं करेगा। समझ रहे हैं, हालांकि अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार के रूप में प्रभावी रहता है। जो बाकी उसके अधिकार हैं, बाकी जिसको जेल में जो सेवाएं मिलनी चाहिए, एक व्यक्ति को जब तक उसको फांसी की सजा नहीं होती है, जिस सजा की डेट नहीं आती है, तब तक उसको खाना पीना रहना जो भी सारी सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने अपराध किया तो आप उसके साथ अलग से ऐसा व्यवहार करें, अमानवीय व्यवहार आप उसके साथ नहीं कर सकते दोस्तों। ये हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए दोस्तों, मैं जो ये राजस्थान पुलिस का जो पार्ट पढ़ा रहा हूं, यदि आपको ये ज्ञात हो तो मैं आपको बता दूं, सी और डी श्रेणी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सी डी ग्रुप के जितने भी एग्जाम्स होंगे, उन सभी में ये जो पार्ट है ये हमेशा काम आता है, बेसिक चीज़ है। और सामान्य रूप से कहूँ तो प्रत्येक व्यक्ति को ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो आनी ही चाहिए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, नीति निर्देशक तत्व, हमारी सरकार किस तरीके से फंक्शन करती है, तो सामान्य जानकारी है जो एक व्यक्ति को ज्ञात होना आवश्यक है। क्योंकि बिना जानकारी के किसी व्यक्ति विशेष के सामने जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो आप जब बात करेंगे तो अनावश्यक बातें मुंह से निकलेंगी। और यदि आपको ज्ञान होगा कि किस बात का क्या अर्थ है तो आप तर्क के साथ अपनी बात पेश करेंगे, जिससे सामने वाला आपसे बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभावित होगा। दोस्तों याद रखिएगा मेरी बात। अब देखो, इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब जब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई वाद दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन करते हुए, अर्थात इसकी व्याख्या करते हुए बहुत सारे अधिकार इसके अंदर प्रदान किए गए हैं दोस्तों। तो आइए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो हमारे राजस्थान पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, अन्य एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार। देखो, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए। गरिमा के साथ और प्रतिष्ठा के साथ वो अपना जीवन यापन कर पाए, ऐसा होना चाहिए। अब जीवन जीने के लिए स्वच्छ वायु, देखो व्यक्ति जब आदमी पैदा होता है गरिमा के साथ जिएगा तो उसके लिए क्या, सबसे पहले वायु, फिर जल, फिर भोजन। ठीक है, तो देखो स्वच्छ जल ग्रहण करने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ठीक है, स्वच्छ वायु का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जलवायु का अधिकार, आहार पाने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण। ये जो आखिरी वाले हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले हम इससे ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, आपने देखा होगा दिल्ली सरकार OD1 का फॉर्मूला लेकर आती है, ये लेकर आती है, तो वो इसीलिए लेकर आती है, मैं आपको बता दूं, स्वच्छ वायु ग्रहण करने का अधिकार
प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, या प्रत्येक व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है। इसीलिए सरकार इसके संदर्भ में अलग अलग प्रकार की अधिसूचनाएं, अलग अलग प्रकार के जो है नियम कानून बनाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण, उसके लिए भी सरकार ने काफ़ी सारे, आपको पता है, एक्ट्स बना रखे हैं कि आप अधिक आवाज़ में हॉस्पिटल वगैरह के आसपास आप हॉर्न नहीं बजाएं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को जो एक जीवन जीने के लिए जो कहते हैं अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सामने उसका जीवन जीने के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न करना ही अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कहते हैं ना 100 बातों की एक बात, वो बात यही है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन जीने के लिए, उसके जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। यदि किसी कारण से प्रतिकूल दशाएं पैदा हो गई तो यही अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है दोस्तों। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अनेक निर्णयों के माध्यम से यहां पर आपका जो है इसका इंटरप्रिटेशन करता है और हर बार एक नई चीज, नया फैसला निकलकर सामने आता है दोस्तों। देखिए, प्रदूषण मुक्त आप समझ गए। आहार पाने का, देखो वर्तमान में सरकार के द्वारा, अभी आज ही बात करें तो जैसे नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार, संघ सरकार में बैठी हुई है, इस लॉकडाउन प्रक्रिया में जिस समय सभी सरकारी जो जितने भी हमारे मजदूर हैं वो गांव आ गए, अब उनके सामने खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया, तो सरकार द्वारा कुछ आंशिक रूप से मदद पहुंचाई जा रही है। आहार लेने के लिए, खाने पीने के लिए आपको पता है सरकार अन्न, गेहूं और चावल और इसके साथ ही आपका जो दाल है ये मुफ्त में आपको जो है आधार कार्ड, राशन कार्ड के माध्यम से आपकी जो उचित मूल्य की दुकान है वहां पर आपको सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए खाना खाना भी आवश्यक है। और इसी कड़ी में सरकार के द्वारा 500 रुपए जनधन खातों में भी सरकार के द्वारा भी हाल ही में जमा करवाए गए। वो इसीलिए कि कोई व्यक्ति अपनी जो जीवन जीने के लिए, आहार वगैरह के लिए जो कुछ आवश्यक दशाएं, कुछ आवश्यक सामान हैं वो खरीद सके। देखो दोस्तों, आपके लिए 500 रुपये, किसी व्यक्ति विशेष के लिए 500 रुपये हो सकता है बहुत छोटी बात हो, लेकिन जब सरकार लाखों करोड़ों लोगों को इतना पैसा देती है तो आप कैलकुलेट करके देखो सरकार के बजट पर कितना प्रभाव पड़ता है। जब बिखारा जाता है तो बहुत छोटा छोटा लगता है, उसी बिखेरे हुए को वापस आप समेटोगे तो लाखों करोड़ों में हजारों करोड़ रुपए वो होंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सरकार जो योजनाएं चलाती है उन सबका जिनको आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें विदेश भ्रमण का अधिकार। देखो दोस्तों, एक मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ मामला 1978 में आया था। उसमें हम बात करें मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है भारत सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो उस समय मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि मेरे अनुच्छेद 31 के तहत ये मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा पर जा सकता है, ये अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये सभी मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर सीधा पूछ सकता है कि विदेश भ्रमण का अधिकार किस अनुच्छेद का उल्लंघन है, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यदि किसी व्यक्ति को विदेश भ्रमण जाने से रोका गया तो ये किस अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ? अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हम बात करें चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। देखो दोस्तों, वर्तमान में आपने देखा होगा कि आपके गांव में जहां पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, जो गांव है जिसकी जनसंख्या पॉपुलेशन है, आसपास में कोई कस्बा है, शहर है, वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों का निर्माण किया गया है। वो इसीलिए किया गया है कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है, और स्वस्थ रहने के लिए जब भी व्यक्ति बीमार होगा तो वो कहां जाएगा? चिकित्सालय, अपना इलाज करवाने के लिए। अब कोई व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में सक्षम नहीं है, तब वो क्या करेगा? इसलिए सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों की स्थापना की जाती रही है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें एकांतता का अधिकार। देखो, यानी कि हम एकांत में रह सकते हैं। आप, मैं, कोई भी व्यक्ति जब किसी बात को लेकर घर वालों से तनाव होता है तो अपन क्या कहते हैं? मुझे अकेला रहने दो। तो यह भी आपका एक मौलिक अधिकार है, यानी कि आप एकांत में बैठ के विचार मनन जो भी आपको करना आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार गहरी निद्रा का अधिकार, यानी कि आपको सोने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। रात को आप बड़े आसानी से सो सकते हैं। इसीलिए तो सरकार ने
रात को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने रात को 10 बजे बाद में जो डीजे बजते हैं उन पर बैन लगाया हुआ है दोस्तों। आपको ज्ञात होगा राजस्थान में 10 बजे बाद में डीजे पर पाबंदी लगाई गई है, शहरों में मुख्य रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर कम देखने को मिलता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में यदि 10 बजे बाद में डीजे बजता है तो यदि आप 100 नंबर पर इसकी कंप्लेन करते हैं तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपको गहरी निद्रा का अधिकार है। रात को 10 बजे बाद में आदमी सोने जाता है, सोएगा, बेसिक सी बात है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें निजता का अधिकार, प्राइवेसी। यदि मैं बात करूं प्राइवेसी, निजता का मतलब यह है कि जैसे वर्तमान में हम लोग कहते हैं कि साहब मेरी प्राइवेसी है, ये मेरी निजी है, यानी कि आपकी जो जानकारी है, आपका कुछ कार्य हैं, आप उनको निजी रखना चाहते हैं तो आप उन्हें निजी रख सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे जानना चाहे तो आप उसे बताएं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अब सब लोग, जब आधार कार्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय सुनाया, आधार कार्ड के माध्यम से लोगों को चिंता जाहिर की कि भाई हमारा डेटा लीक हो गया तो क्या होगा। आपकी चिंताएं बिल्कुल सही हैं कि आपके द्वारा जो डेटा प्रदान किया गया, फिंगरप्रिंट, जो आपका रेटिना है, आपका जो फोटो है और आपकी डिटेल वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल सही है कि आधार कार्ड के द्वारा आपका यदि आपका डेटा लीक हो गया तो आपकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। मैं मानता हूं ये बात सही है, लेकिन वर्तमान में डिजिटल दौर में कहीं भी आपकी जानकारियां निजी नहीं रही हैं दोस्तों। आप सबको ज्ञात होगा, आप अपने फोन में फेस डिटेक्शन लॉक लगाते हैं तो क्या संबंधित कंपनी के पास आपका डेटा नहीं है? आप फिंगरप्रिंट यूज करते हैं तो क्या संबंधित कंपनी के पास डेटा नहीं है? आप कोई भी मोबाइल ऐप में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उस समय आपने देखा होगा बहुत सारी परमिशंस मांगता है, आप कई बार पढ़ते भी नहीं है और डायरेक्ट ओके करते हैं। मल्टीमीडिया, फोटोज, एक्सेस, एवरीथिंग, सामने वाला सब कुछ एक्सेस कर लेता है और उसमें आपकी कुछ निजी जानकारी, निजी पल होते हैं, वो भी वो ले लेता है और फिर उसके बदले में आपको क्या किया जाता है? ब्लैकमेल किया जाता है। समझ रहे हैं? तो आगे यदि आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी तो निजी है, मेरी प्राइवेसी है, तो मल्टीमीडिया एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, इंटरनेट वर्तमान में एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से प्राइवेसी किसी भी व्यक्ति की सिक्योर नहीं है। कंपनी हमेशा दावा करती है, लेकिन आपने विशेष तौर से बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं मुख्य रूप से नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप देखो फेसबुक, डेटा चोरी का आरोप लगता रहा है कि फेसबुक ने डेटा बेचा या किसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने डेटा बेचा। वो डेटा किसका बेचा? आपका और हमारा ही तो बेचा। एक जनरल सा उदाहरण देता हूं, आपने एक कार खरीदी या किसी शोरूम में गए, आप कार खरीदने गए, आप वहां फॉर्म भर के आए, उसके बाद में आपको 10 अलग अलग शोरूम से फोन आते हैं, सर आपको कार खरीदनी है। आते नहीं आते? यानी कि आपने कहीं भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी डिटेल भरी है तो वहां से रेगुलरली आपको, जब तक आप परेशान होकर उसे ये नहीं कह देंगे भाई फोन मत करना आगे से, तब तक आपको रेगुलर कॉल्स आते रहेंगे। सर हम बैंक से बोल रहे हैं, लोन ले लो, हम यहाँ से बोल रहे हैं, ऐसा कर लो। समझ रहे हैं? यानी कि आप अपना डेटा खुद ही देकर आ रहे हैं। डोमिनोस में पिज्ज़ा खाने गए, आपने कहा सर ऑफर चल रहा, मोबाइल नंबर देना। उसके बाद डोमिनोस वाला रेगुलर आपको मैसेज करता है, हमारे यहाँ भी ये स्कीम चल रही है, इसमें ये प्रॉफिट है, इसमें ये बेनिफिट्स आप लीजिए। तो अब प्राइवेसी कहाँ नहीं है? तो ये तो सिर्फ क्या है, सरकार, हालांकि आधार कार्ड के माध्यम से इतनी बेहतरीन सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही हैं और मैं अपेक्षाएं करता हूं कि जो भी सरकार आगामी आएगी, भले बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आधार कार्ड हालांकि कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये भी काफ़ी चर्चा में लेकर मुद्दा है। लेकिन आधार कार्ड बहुत ही बेहतरीन योजना है दोस्तों, क्योंकि इसके माध्यम से आपको पता है जनधन खातों में सीधा पैसा पहुंचाया जा रहा है। ऐसे समय में वर्तमान में जब आपको पता है कोरोना महामारी है, सरकार के पास एक एक व्यक्ति की डिटेल होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो सरकार को प्रबंधन करने में कहीं भी कोई दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के पास जब तक लोगों की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, कितने लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालात में हैं, तो सरकार तब तक ना तो गरीबी उन्मूलन, कहते हैं भारत बहुत गरीब देश है। देखो दोस्तों, गरीबी तब तक दूर नहीं की जा सकती जब तक सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचे जिसका वो हकदार है। ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
हथकड़ी लगाने, ये देखो, अब ये जो विशेषता आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति को पकड़कर लाया आप साहब, पहले तो हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को जब डायरेक्ट आप अरेस्ट करते हैं तो आप उसे डायरेक्ट हथकड़ी नहीं लगा सकते। कोई व्यक्ति अपराधी खूंखार है, कोई कहते हैं बहुत बड़ा अपराधी है जिसके ऊपर काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, हिस्ट्री सीटर्स हैं, तो ऐसे लोगों को क्या है, हथकड़ी लगाने का प्रावधान होता है। वो भी कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है कई बार, या संबंधित अधिकारी इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। लेकिन मैं आपको स्पेशली बता दूं, किसी भी आम व्यक्ति को आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। हिरासत में शोषण के विरुद्ध संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट करके लाए, पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके लाया जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, तो ऐसा आप पुलिस नहीं कर सकती है बिना किसी कारण के। ठीक है। एकांत में कारावास के विरुद्ध संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि भाई जो सेंट्रल जेल में या कहीं पे भी एक अकेले कमरे में उसको जो है रख दिया गया, उसको बाहर घूमने फिरने का आज़ादी नहीं मिली, यानी कि उस जेल में बैरिक में खाना पीना सबके साथ जैसे आम लोग दूसरे जो कैदी रहते हैं उन्हीं के अनुसार उसे भी सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उसको ऐसा नहीं सिर्फ एक कमरे में बंद कर दिया और वहीं वो अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा। तो एकांत में कारावास के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी की बात करें सार्वजनिक फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति विशेष को सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से सबके सामने फांसी नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसीलिए वर्तमान में कभी भी देखो आप, फांसी का जो लाइव प्रसारण वगैरह नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आपके सामने एक डेडलाइन आती है कि इतने बजे फांसी दी गई, इस समय फांसी दी जाएगी, ये समय चल रहा है। ठीक है, उसका लाइव प्रसारण नहीं होता है, या सार्वजनिक तौर पर किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाती है। आगे बात करें लैंगिक समानता, यानी कि जो हमारा लिंगानुपात है उसकी बात है। दूसरी चीज, जो महिलाएं और पुरुष हैं उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 21 लैंगिक समानता की बात करता है। यौन स्वायत्ता, यौन साथी चुनने का अधिकार। देखो वर्तमान में हम बात करें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 जो बात करें हम समलैंगिक जो अपराध था उसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। अर्थात यौन साथी आप जो अपनी इच्छा से चुन सकते हैं, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष से जिससे आपको शादी करनी है उसको चुनने का आपको अधिकार है। ठीक है, इसके बाद में मंदिरों में स्त्री व पुरुषों को समान प्रवेश का अधिकार। मंदिरों में स्त्री व पुरुषों को समान रूप से प्रवेश का अधिकार। हाल ही में आपने सबरीमाला जो आपका वाद था, जो केरल का मंदिर है सबरीमाला, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि महिलाओं एवं पुरुषों को समान रूप से प्रवेश का अधिकार होगा। उसके बाद में भी आपने काफ़ी सारी चर्चाएं न्यूज़पेपर और वगैरह में आपने देखा, लेकिन ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दोनों वाद आते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी चर्चित हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फटाफट से आप इसको उतार लीजिए, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 22। ठीक है दोस्तों, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 की हेडिंग होगी, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम अनुच्छेद 21 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार, फटाफट से उतार लीजिए दोस्तों।